हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका निखिल सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सोशल साइंस की क्लासेस मैंने आपको बोला था वो आपकी कंटिन्यूअसली पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसी सोशल साइंस में मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैसे कैसे वीडियोस में अपलोड करूंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूरोप के बारे में मैंने बताया था कि यूरोप क्या है। फिर मैंने आपको बताया था राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद क्या है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप चिंता ना करें, मैं आपको इसके बारे में फिर से समझा देता हूँ। ठीक, उसके बाद आज हम काफी कुछ इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए बल्कि उन बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक, तो उन्हीं के मद्देनजर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है और यकीन मानिए कि मैं आपको बेस से स्टार्ट करते हुए आपको मैं पूरा हाई लेवल तक लेकर के जाऊंगा और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी बच्चों का प्रॉब्लम भी होता है सोशल साइंस से थोड़ा सा वो दूर रहना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए आप हमारे वीडियोस को देखिए, उसके बाद फिर आप सोशल साइंस को भी उतना ही महत्व देंगे जितना बाकी सब्जेक्ट्स को देते हैं। खैर, बातें बहुत ज्यादा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अर्थ है। यूरोप में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, यूरोप आपका एक कंटिनेंट है। यूरोप क्या है, एक कंटिनेंट है जिसे महाद्वीप बोला जाता है। ठीक, तो इस कंटिनेंट के अंदर टोटल 45 कंट्रीज आते हैं। टोटल कितने कंट्रीज आते हैं दोस्तों? 45 कंट्रीज आते हैं। ठीक है, अब इन 45 कंट्रीज के अंदर में ये राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद जो होता है आपका दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। राष्ट्रवाद सिंपल शब्दों में समझते हैं तो देख लीजिए क्या है कि वह भावना या फिर हम कह लें विचारधारा, किसी के विचारधारा या फिर किसी के फीलिंग्स के बारे में है। तो सुनिए, राष्ट्रवाद क्या है, वह विचारधारा कह सकते हैं जिसके माध्यम से जनता का आपस में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एकीकरण संभव हुआ है। ठीक है, यानी कि वह भावना या फिर विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण संभव हुआ है। अब आप बोलेंगे सर एकीकरण क्या है, तो मैं आपको बता दूं एकीकरण का अर्थ होता है यूनिफिकेशन। यूनिकरण का अर्थ उसका अर्थ क्या होता है, वो होता है यूनिफिकेशन। ठीक, इसको हम एकीकरण बोलते हैं। यूनिफिकेशन का अर्थ होता है सबका संग्रह, फिर सबका मिलना, या फिर इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सारी चीजों के इंग्लिश भी जानते रहिए क्योंकि इसका इंग्लिश भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ हिंदी में पढ़ करके आप नॉलेज तो गेन कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो तो आपका इसका इंग्लिश भी पता होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आए। तो ये तो फिलहाल पिछले लेक्चर का मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था, थोड़ा सा ग्लिम्स था ये उस लेक्चर का। अब चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर का, जिसमें कि आज हम आपको बताने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, तो वो जो आपका टॉपिक है वो है बहुत ही ज्यादा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। वो क्या है, तो वो है फ्रांसीसी क्रांति। क्या दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति। अब आप बोलोगे कि सर क्रांति क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है दोस्तों रिवॉल्यूशन। क्रांति का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। रिवॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है, जब किसी भी चीज के बारे में आप बहुत ही, अगर आपको लेकर के बात करूं, आपको पता है कि आपके निखिल सर बहुत ही ज्यादा रटवाते नहीं है, सिंपल वे में समझाते हैं जिससे कि आपको काफी चीजें समझ में आ जाए। तो क्रांति किसे कहते हैं आप भी समझो। जैसे मान लो कि आप किसी के घर में गए हो रहने के लिए, ठीक, आप उनके सब काम करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आपके कितने भी अच्छा काम करने के बावजूद आपको डांटना, मारना, सब कुछ करना लगा रहता है उनका। ठीक, तो क्या होता है आपके मन में थोड़ा सा आएगा कि अरे यार, मैं इनके लिए इतना करता हूँ फिर भी मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो आपके मन में क्या एक हीन भावना आ जाएगा उनके प्रति ना, कि अरे मैं इनके लिए सब कुछ करता हूँ लेकिन ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है। तो आपके मन में क्या हो सकता है, क्रांति उमड़ सकती है। हालांकि सीरियस मत लीजिएगा इस बात को, मैं समझाने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक, आप इसे समझ सकते हो। तो क्या हुआ कि यूरोप तो पहले आपको पता है कि 45 देशों का संग्रह है। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आपका हो गया, मान लीजिए कि ये पूरा यूरोप है, ये क्या है, यूरोप है। तो इसके जो मध्य के कंट्रीज थे और जो वेस्ट के कंट्रीज थे, ठीक, ये बहुत ही ज्यादा घिरे हुए थे किससे, निरंकुशवाद शासन से। अब आप बोलेंगे सर आप नया नया चीज बता रहे हैं, निरंकुशवाद क्या है, इसके बारे में समझने पहले आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ये आपका हुआ था 1789 से लेकर के 1799 के बीच में। ठीक,
अब मैं आपको बताता हूँ निरंकुशवाद किसे कहते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने निरंकुशवाद का नाम ले लिया, फिर निरंकुश शासन का नाम ले लिया, तो मैं लिख देता हूँ निरंकुश शासन। तो आप बोलोगे सर निरंकुश शासन क्या होता है? तो देखिए अगर हम इंग्लिश में बात करें तो शायद आप इसको सुना भी होंगे, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ऑटोक्रेसी होता क्या है। ठीक, तो निरंकुश शासन उनको कहते हैं जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको तानाशाह। क्या बोल सकते हो? तानाशाह बोल सकते हो। तानाशाह का क्या अर्थ है? बहुत सारे देश ऐसे अभी भी हैं मौजूद जिसमें कि तानाशाही चलती है। तानाशाह क्या होता है? तानाशाह ये होता है दोस्तों, आप ध्यान से समझें कि जैसे हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री जी लोग होते हैं, तो क्या होता है ये जनता के बीच से क्या होते हैं ना, हम लोग के बीच से ही क्या होते हैं, और क्या होता है इन लोग को हम लोग ही वोट करते हैं। ठीक है, कौन वोट करता है? हम लोग वोट करते हैं और हमारे द्वारा ही वो चुने जाते हैं। और अगर हम लोग के पास कोई भी समस्याएं होती हैं तो हम लेकर के उनके तक जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी काम हैं वो आसानी से हो सकते हैं, यानी कि वो हमारी हर बातों को ध्यान से सुनते हैं। अब निरंकुश शासन किसे कहते हैं? अब आप बोलोगे सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, आप निरंकुश शासन किसे कहते हैं? तो जो आपका ऑटोक्रेसी होता है क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ऑटोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि राजा, या फिर हम ये कह सकते हैं राजा ही बोल सकते हैं। ठीक, पहले के समय में क्या होता है, राजा ही होते थे, या फिर जिसे अब हम लीडर बोलते हैं। तो वो क्या करते थे, खुद से ही चुने जाते थे, खुद के द्वारा ही क्या बनते थे, राजा बन जाते थे। और बनने के बाद जनता से कोई लेना देना ही नहीं, जनता के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देना, उन्हें छोटे छोटे कारणों के लिए परेशान करना, एक तरीके से तानाशाही करना हो गया। ठीक, जैसे कि आप क्या हो गया, घर में अगर आपके परिवार में 5 जन है, तो अगर आप सर्वसम्मति से रह रहे हो तो कितना अच्छा रहता है ना, सब एक दूसरे का बात सुनते हो, करते हो, काफी अच्छा लगता है। आपकी कोई बात होती है, अपने पिताजी माता के पास जाते हो, वो आपके बात को सुनकर कि क्या करते हैं, उसका आपको जो चाहिए होता है वो आपको देते भी हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं, जब वो जाते थे उनके पास या फिर राजा के पास जाते थे तो किसी का सुनते नहीं थे, बल्कि उन्हें दंडित करते थे। ठीक, तो इससे जब बहुत ज्यादा सारे देश परेशान हो गए तो वहां पर फिर फ्रांस के जितने भी लोग थे, कौन थे, फ्रांस के लोग क्या स्टार्ट कर दिए, क्रांति करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको क्रांति के बारे में बता दिया। रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन का अर्थ ही यही होता है कि जब आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा समझ के पक चुके होते हो, परेशान हो चुके होते हो, या फिर आपको लगता है कि अरे अब तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तब आप क्या करने के लिए उतर जाते हो, क्रांति करने के लिए उतर जाते हो। ऐसा ही हमारे देश में हुआ था क्रांति 1857 में, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या हुआ था कि मंगल पांडे जी शहीद हो गए थे। उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था अंग्रेजों का। तो वो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है और आपके क्लास 10th में वो चैप्टर भी आएगा, तो मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। हालांकि ये चैप्टर आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप टेंशन ना लें, आपके निखिल सर यहाँ पर वो सारी चीजें ही बताने के लिए हैं जिसके बारे में अभी तक आप नहीं जानते। तो क्या हुआ कि फ्रांस में लोग क्रांति करना स्टार्ट किए। क्रांति किए तो क्या हुआ, यहाँ पर ढेर सारे सेनापति थे, सैनिक थे, राजा, मतलब जो कोई भी थे, वो लोग क्या करने लगे, वो क्रांति करने लगे। क्या करने लगे, क्रांति करने लगे, रिवॉल्यूशन करने लगे। निरंकुश शासन आपको समझ में आ गया। ठीक, तो वो लोग क्या करने लगे, क्रांति करने लगे। ठीक, यानी कि उनके विरोध प्रदर्शन करने लगे, उनके काफी खिलाफ होने लगे। तो क्या हुआ, अंत में वहां के जो राजा थे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वहां पर क्या हो गया, लोगों के बीच से निकले हुए वहां पर प्रजातंत्र फिर से क्या हो गया, हावी हो गया। प्रजातंत्र हावी होने का क्या मतलब है कि प्रजातंत्र यानी कि वहां पे शासन किसका होता था, जैसे कि अभी हमारे यहाँ होता है डेमोक्रेसी में, वैसे होता था कि यहाँ से क्या होता था, ये लोग खुद चुनते थे, राजा को खुद मनोनीत करते थे और खुद उनको क्या करते थे, उनकी कई हर बातों का पालन करते थे। उनको कोई भी दिक्कत हुआ तो वहां तक चले जाते थे। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद जो हुआ वो कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में हुआ था। राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वह भावना या विचारधारा जिसके माध्यम से जनता के बीच में या फिर जनता में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण संभव हुआ। ठीक, वो राष्ट्रवाद कहलाता है। तो फ्रांस एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या हो गया, तो फ्रांस एक तरीके से आपका आजाद हो गया। ठीक, इस चैप्टर के अंदर एक शब्द आता है उदारवाद। तो उदारवाद क्या होता है, उदारवाद का अर्थ ही होता है आजादी से। उदारवाद का अर्थ क्या होता है, आजाद होता है, और इसको हम बोल सकते हैं आजादी से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो जब ये लोग आते थे, इसमें कौन कौन थे, काफी लोग थे, काफी इनके सेना नायक थे, सेनापति थे, सब कुछ थे, लेकिन जो मेन थे और जो महान थे वो कौन थे, वो आपके थे नेपोलियन। कौन थे, नेपोलियन साहब थे। और नेपोलियन साहब ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा इसमें भूमिका निभाई, और नेपोलियन साहब आगे चल करके सम्राट बने। तो इनकी कहानी बहुत ही जबरदस्त है, काफी प्रेरणा देती है। अगर आप चाहेंगे तो हम इनके बारे में एक छोटा सा लेक्चर आपको बता देंगे, इनके बारे में सब कुछ आपको बता देंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे जी हाँ सर आप हमें इनके बारे में बताइए।
ठीक, ये बंदा क्या थे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो ये सेनापति थे और सेनापति से फिर क्या बने, सम्राट बने। तो वो कहानी काफी अच्छी थी। तो क्या हुआ कि नेपोलियन ने फिर क्या करना स्टार्ट कर दिया कि लोगों की जो कर लगता था उसको काफी कम कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, काफी सारे वहां पर बदलाव किए, काफी सारे क्रांतिकारी बदलाव किए, यानी कि बहुत ही सारे अच्छे बदलाव किए, जिससे कि लोग क्या हुए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। जैसे कि ये होता था कि जन्म से ही किसी को किसी जाति में बांट देना था, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि ऐसा नहीं होगा, यानी जाति के द्वारा हम किसी को बंटवारा नहीं कर सकते। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेना इन सारी चीजों के बारे में, फिर मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। तो हुआ क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति, जब इन लोगों ने अपने आप को आजाद पा लिया और ये लोग जब आजाद हो गए, फिर इन लोगों ने क्या किया, आजाद होने के बाद ये लोग क्या किए, बाकी दूसरे देशों में भी जाना स्टार्ट किए। जैसे वियना में लोग हैं, कहाँ गया वियना, वियना कहाँ की राजधानी है, मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है। तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी। मैं आपको सारे कंट्री कैपिटल्स अच्छे से लर्न भी करवा दूंगा इजी ट्रिक्स के साथ, ठीक। तो वो सारे वीडियोस अभी आपके लिए आने वाले हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो क्या होगा, फिर ये लोग वियना में गए, उसके बाद फिर कहाँ गए, ग्रेट ब्रिटेन लंदन में गए, ठीक। उसके बाद फिर ये लोग स्विट्जरलैंड, स्पेन, ऐसा कर करके ना पोलैंड ये लोग जाने लगे। और ये लोगों से क्या डिमांड करने लगे कि अब हम, जैसे हम आजाद हुए हैं वैसे अब हम आपके लिए भी आजादी के लिए लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं और आपके साथ आजादी के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो लोग काफी खुश हुए कि अरे वाह यार क्या बात है, कितने अच्छे लोग हैं कि मतलब खुद तो आजाद हो भी गए और होने के बाद अब हम लोग का साथ देने के लिए आ गए कि अब हम लोग के लिए भी आजादी में काफी साथ देंगे। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। अब आप बोल रहे हो कि सर ये एक साथ सारे कंट्रीज में गए कैसे, तो दोस्तों ये एक साथ नहीं गए सारे कंट्रीज में। जैसे कि इन्होंने 1000 लोगों को एक कंट्री में भेजा, अनदर 1000 लोगों को दूसरे कंट्री में भेजा, ऐसे करके एक समय में इन्होंने सारे जगह अपने सेना नायकों को, सेनापतियों को क्या कर दिया, फैला दिया। फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने भी क्रांति करना स्टार्ट किया और अंततः हुआ ये इसका परिणाम कि सब लोग क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, ठीक। यानी कि जो वहां पर निरंकुश शासन था वो शासन हट गया। क्या हो गया, वो शासन हट गया। तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं, नेपोलियन साहब जो थे उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत हुई, बहुत खुश हुए लोग, काफी सम्मान दिए उन लोगों को, काफी सम्मानित किए। लेकिन कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। हुआ क्या, अब ध्यान से देखिए आप लोग किसी चीज को अगर समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, आपको काफी अच्छे से इसका नॉलेज मिल जाएगा। अब आप काफी बच्चे भी सोच रहे हो निखिल सर क्या आप लेक्चर ही देंगे क्या उसको हम कुछ बताएंगे भी। चिंता ना करें आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएंगी और सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा भी यहीं पर, ठीक। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। उसके बाद फिर हुआ क्या कि फ्रांसीसी लोग जो थे वो लोग जब मतलब सबको जब आजाद कर दिया, उनके साथ उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के साथ जुट करके क्रांति किया और फिर लोगों को जब आजादी दिला दिया तो इन लोगों ने अपना विचार लोगों के सामने लाना स्टार्ट किया। वो क्या था, वो ये था कि ये लोग उन लोगों से, यानी कि निरंकुश शासन से तो इन लोग को छुटकारा दिला दिए थे, लेकिन ये लोग चाहते थे कि अब ये लोग शासन करें उस देश पर, ठीक है। तो देखिए अगर आपके लिए कोई कुछ भी करता है तो आपके मन में विचार आता है ना कि यार चलो ठीक है इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया तो मैं थोड़ा सा उसके लिए कर देता हूँ, ठीक। छोटा सा एग्जांपल लेकर के अगर आप समझ सकते हो तो आप बोले कि अरे यार मेरा दोस्त तो काफी अच्छा है, वो मेरी हमेशा मदद करता रहता है। या फिर सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि यार मैं तो कैंटीन में जाता हूँ, मुझे रोज खिलाता है ना, कभी समोसा कभी कुछ खिलाते रहता है, तो चलो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसको खिला देता हूँ, ठीक। लेकिन जब आपका दोस्त आपसे बोले कि मैंने आपको अब तक जितना भी खिलाया है वो पूरा मुझे सूद समेत वापस करो, फिर आपके विचार में क्या करें, यार बताओ मुझे खिलाया भी उसका, फिर ऐसा बोल रहा ना, ठीक। तो वही हुआ। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने अपना आधा पार्ट तो देना दिया अपना, लेकिन पूरा नहीं दिया, पूरा कोई भी नहीं देगा। कि हालांकि लोग धीरे धीरे हमसे नाराज भी होने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छे समझ में आएगा। आप यकीन मानिए ये वीडियो लेक्चर आप एक बार फिर से अगर चला करके देखेंगे तो आपको अभी तक जो समझ में नहीं आई होगी बात, वो सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और आप यकीन मानिए मैं आपका ये जितने भी पार्ट लेकर के आऊंगा उसमें मैं आपका सब कुछ खत्म करा दूंगा, ठीक। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सिविक्स हो, ठीक। आप एकदम निश्चिंत रहें, सब चीज आपका कंप्लीट होगा। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी फैकल्टीज हैं, वो सारे लोग आपको वीडियोस दे रहे हैं। आई बटन पर जाकर के आप उनको भी देख सकते हैं, मैंने वीडियोस वहां पर डाल रखी हैं, आप उनके भी वीडियोस अच्छे तरीके से देख सकते हैं।
तो जैसा कि आप लोगों ने मूवी देखा था बाहुबली द कंक्लूजन, फिर क्या था बाहुबली द बिगिनिंग ना, तो हमारा क्या था बिगिनिंग क्लास था ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा बताया। अब बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपको पूरा लिख करके काफी अच्छे से डिफाइन करके सारी चीजें समझाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक आपका बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो हमें काफी खुशी मिलता है यार कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो आप लोग से मैं यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दे करके जाएंगे, और हाँ उन्हें फॉलोइंग के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक। तो चलिए अब आपके निखिल साहब से विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बहुत मन से पढ़ाई कीजिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, मन से पढ़िए, ठीक। तो आपके भविष्य के लिए और आपके भविष्य की परीक्षाओं के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।